नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि भारत के खिलाफ उनकी बयानबाजी का दांव उल्टा पड़ गया। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की चाल ने भारत को अमेरिका से दूर कर दिया। ट्रंप को एहसास हो गया कि वो मोदी को झुकाने में फेल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहकर सबको चौंका दिया कि अमेरिका ने भारत और रूस का साथ खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस अब चीन के साथ खड़े हो गए हैं। इसके बाद ट्रंप ने सरकास्टिकली कहा कि भगवान करे इन तीनों का फ्यूचर प्रॉस्परस हो, भविष्य उज्जवल हो। जहां ट्रंप ने यह सब लिखा, वहां ट्रंप ने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर भी लगाई। ट्रंप के इस बयान पर भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिपोर्टर्स के बार बार पूछने पर विदेश मंत्रालय की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि दोनों देशों के रिश्ते पुराने हैं, बातचीत जारी है, दोनों देशों के डेलीगेशन एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए रिश्तों में दरार का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी तरफ ट्रंप ने जिस तरह से बार बार भारत और चीन को निशाना बनाया, उस पर पुतिन ने रिएक्ट किया। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, उनके बारे में हल्की बात करना ठीक नहीं है। जिनपिंग ने तो कल ही कह दिया था कि चीन को लेकर अमेरिका किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर चीन ने आंख उठाई तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। ट्रंप के बार बार प्रोवोक करने के बाद भी मोदी ने अमेरिका के बारे में या प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या मोदी की खामोशी से ट्रंप परेशान है? ट्रंप रोज रोज जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? अगर रूस, चीन और भारत ने मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया तो अमेरिका का क्या होगा? भारत, रूस और चीन की दोस्ती से क्या अब ट्रंप को डर लगने लगा है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको वही बता दूं कि आज सुबह सोकर उठते ही ट्रंप को सबसे पहले भारत की याद क्यों आई? आज अमेरिका में जब सुबह के 6:15 बज रहे थे, लोग बिस्तर से निकले भी नहीं थे, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आ गया। सोकर उठने के बाद ट्रंप को सबसे पहले भारत, रूस और चीन की दोस्ती का ख्याल आया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, इट लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग की पिक्चर भी लगाई। इस पोस्ट से प्रेसिडेंट ट्रंप का इशारा असल में 1 सितंबर को एससीओ समिट के दौरान शंघाई में तीनों नेताओं की मीटिंग की तरफ था, जिसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग बात करते एक साथ नजर आए थे। दुनिया के 3 ताकतवर देशों के नेताओं की एक ही फिल्म में दिखने वाली इस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। इसे अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने वाले एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत माना गया। पुतिन ने तो उसी वक्त खुलकर कहा कि एससीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जो यूरोप और अमेरिका को चुनौती देगा और सभी देशों का बराबरी से सम्मान करेगा। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की यह तस्वीर ट्रंप को उसी दिन से खटक रही थी। ट्रंप को सपने में भी ये तीनों नेता एक साथ दिखाई देने लगे थे। इसीलिए आज सुबह जागने के बाद ट्रंप ने अपनी टेंशन पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दी। मान लिया कि भारत उनके प्रेशर में नहीं आया, उनकी जिद के कारण भारत अमेरिका से दूर होता गया। उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। एससीओ समिट शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने कह दिया था कि शंघाई में पुतिन और किम जोंग उन शी जिनपिंग के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और आज उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। टैरिफ वॉर के चक्कर में अमेरिका अलग थलग पड़ गया। कल रात को ही ट्रंप से जब भारत, चीन और रूस के अलायंस के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने भारत पर एडिशनल टैरिफ को जायज ठहराया था। साथ ही यह भी कहा था कि चीन, रूस और भारत करीब आ रहे हैं। इसे देखते हुए वो अगले 1-2 हफ्ते में कुछ और नए कदम उठाएंगे।
We saw a dramatic picture where we saw the leaders together. The first time the leaders of those three countries have been together in this sort of show of solidarity. You said that they're conspiring against the United States. What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now? Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. मजे की बात है कि ट्रंप ने जब से भारत के खिलाफ एडिशनल टैरिफ का ऐलान किया है, उसके बाद से वो रोज भारत को लेकर कोई न कोई बयान देते हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप के पोस्ट के बाद अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी का भी बयान आया। कॉमर्स सेक्रेटरी ने भारत के साथ ट्रेड डील के लिए एक और कंडीशन जोड़ दी। कहा कि भारत ब्रिक्स का साथ छोड़े तभी डील होगी, यानी भारत चीन और रूस से दूरी बनाए तभी अमेरिका ट्रेड डील पर आगे बढ़ेगा। हालांकि भारत ने ट्रंप और उनके साथियों के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बार बार पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सिर्फ इतना कहा कि भारत और अमेरिका ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देश लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। अलास्का में भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर एक्सरसाइज कर रही हैं। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार बात हो रही है। इससे भारत को उम्मीद है अमेरिका के साथ आपसी सम्मान और सहयोग का रिश्ता बना रहेगा। As far as India United States relations are concerned, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं, दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ के साथ, दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ, और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में, साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था। एक और डेलीगेशन, एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले। तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। भारत का कहना है कि रिश्ते इतने नहीं बिगड़े हैं कि एक दूसरे को दुश्मन समझ लिया जाए। बातचीत जारी है, बहुत सारी चीजें नॉर्मल हैं। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप के रवैये पर अमेरिकी एक्सपर्ट की राय भी सामने आई। अमेरिका के साउथ एशिया एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने कहा कि ट्रंप ने तो खुद शी जिनपिंग को बार बार अपना अच्छा दोस्त बताया था। प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने जिनपिंग को कॉल किया था। अब अगर मोदी ने जिनपिंग से बात कर ली तो यह कहना गलत होगा कि भारत चीन के कैंप में चला गया। माइकल केगलमैन ने कहा कि हकीकत यह है कि मोदी ने सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया, ट्रेड डील के लिए ट्रंप की कंडीशंस को नहीं माना, ट्रंप के कहने पर रूस से ऑयल की खरीद बंद नहीं की। इसलिए ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है और रोज रोज बयानबाजी करके अपनी खींच निकालते हैं। India has not been lost to China. India, of course, has been conducting. फैक्ट तो ये है कि भारत चीन के पाले में बिल्कुल नहीं गया है। भारत पिछले 1 साल से चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह सीमा को लेकर विवाद है। दूसरी बात यह कि चीन पाकिस्तान को बहुत मदद करता है। इन वजहों से अब तक तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कहना गलत होगा कि भारत चीन के पाले में चला गया है। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप असल में ऐसे बयानों से भारत सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।
और इसके पीछे भी कई कारण हैं। एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप की टीम ट्रेड डील के लिए भारत से जो रियायतें मांग रही है वो भारत देने को तैयार नहीं है। दूसरा, ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट लें। भारत उन्हें इस मामले में भी सहयोग नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि ट्रंप को भारत से ये पर्सनल शिकायतें हैं जो उनके बयानों से जाहिर हो जाती हैं। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि भारत चीन के साथ चला गया है, तो ये बात खोखली बयानबाजी भी हो तो हमें इनको गंभीरता से लेना होगा, भले ही ये हकीकत हो ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का आज का रिएक्शन सरकास्टिक है। इसमें फ्रस्ट्रेशन भी है, गलती का एहसास भी है। ट्रंप ने पहली बार चीन को ग्लोबल पावर होने का सर्टिफिकेट दिया है। पहली बार एडमिट किया कि भारत रूस और चीन के साथ आने से वो परेशान है। ट्रंप जानते हैं कि भारत को चीन की तरफ पुश करने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, पर वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। सारी दुनिया ने देखा कि ट्रंप ने भारत के साथ ज्यादती की, मोदी को प्रोवोक किया, बुली किया, पर मोदी न झुके, न डरे, न समझौता किया। भारत का जवाब प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और टारगेटेड था। अमेरिका के एक्सपर्ट्स कई दिन से कह रहे थे कि ट्रंप ने भारत जैसे पुराने दोस्त को दुश्मन बना दिया। आज ट्रंप ने भी अपने एक्शन से इसे स्वीकार किया। सवाल यह है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार गहरी है, परमानेंट है? अमेरिकी प्रशासन में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ट्रंप जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी नरम भी हो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि भारत से दोस्ती टूटने से नुकसान होगा। अगर ट्रंप थोड़े दिन में बदल जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक व्यक्ति के मूड के मोहताज नहीं हैं। आज का भारत बदला हुआ भारत है। अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप नाराज तो पुतिन से भी हैं, क्योंकि ओथ लेने से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि 24 घंटे में यूक्रेन रूस की जंग रुकवा देंगे। लेकिन पुतिन ने ट्रंप की बात नहीं मानी। इसलिए अब ट्रंप हताशा में यह लिख रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि अपनी नाकामी के लिए अब ट्रंप यूरोपीय यूनियन पर भी गुस्सा उतार रहे हैं। कल पेरिस में यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान ही यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया। ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा कि यूक्रेन का युद्ध रोकने में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। मोदी रूस को समझा सकते हैं, शांति के रास्ते पर ला सकते हैं। एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबल बनाने में भारत का रोल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोदी पुतिन से बात करें। इस बातचीत में मोदी ने भी कहा कि भारत हमेशा से ही बातचीत के जरिए शांति का रास्ता निकालने का समर्थक रहा है। मोदी ने कहा कि वो जल्दी से जल्दी यह युद्ध खत्म होने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। नोट करने वाली बात यह कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने जब मीटिंग के दौरान मोदी को फोन लगाया, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में ट्रंप के स्पेशल एनवॉय के तौर पर स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। जैसे ही फोन कॉल खत्म हुआ तो ट्रंप यूरोपीय यूनियन के नेताओं से भिड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन वॉर यूरोपीय देशों के रवैये के कारण खत्म नहीं हो पा रहा। यूरोपीय यूनियन के देश रूस से तेल खरीदकर रूस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका यूरोप के नेताओं ने कड़ा विरोध किया, तो ट्रंप मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए। इसके थोड़ी देर बाद विटकॉफ भी मीटिंग से निकल गए। हालांकि यूरोपीय यूनियन को मोदी से इसलिए कांटेक्ट करना पड़ा था क्योंकि यूरोपीय यूनियन के प्रपोजल को पुतिन ने वीटो कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के 26 कंट्रीज ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए वहां अपनी फौज तैनात करेंगे। यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए यूरोप के देश वहां अपनी आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी को भी तैनात करेंगे, जिससे भविष्य में रूस यूक्रेन पर फिर से हमला न कर सके। Cette coalition des volontaires qui est une coalition de paix
इच्छुक लोगों का हमारा ये गठबंधन शांति का गठबंधन है। आज हमारे गठबंधन ने एक सैन्य और राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रस्ताव सामने रखा है। इसमें 35 सदस्य देश शामिल होंगे। इस प्रस्ताव के जरिए हम सब यूक्रेन को शांति और सुरक्षा की गारंटी देंगे। शांति और सुरक्षा की इस गारंटी का दूसरा पहलू भी है, जिसे हम भरोसा दिलाने वाले बल कहते हैं। हाँ, आज हम 26 देशों ने औपचारिक तौर पर खुद को इसके लिए वचनबद्ध किया है। अभी कुछ देश हैं जो इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन 26 देशों ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को भरोसा दिलाने के लिए अपनी सेना वहां तैनात करेंगे। ये सुरक्षा बल जल, थल और वायु सैनिक होंगे जो युद्ध विराम या फिर शांति समझौते के बाद यूक्रेन को उसकी सीमाओं की हिफाजत का भरोसा देंगे। इस फोर्स का मकसद रूस के खिलाफ युद्ध करना बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ये बल शांति और सुरक्षा की गारंटी देने और रूस को सामरिक संदेश देने के लिहाज से बेहद अहम है। ये सुरक्षा बल युद्ध विराम के ढांचे के तहत यूक्रेन में तैनात होंगे। हालांकि इनको मोर्चे पर नहीं, बल्कि ऐसे इलाकों में तैनात किया जाएगा जिनके बारे में हम बाद में फैसला करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी देने वाले इन बलों का मकसद कोई नया हमला करने से रोकना होगा, और इसमें 26 देशों को शामिल करने का मतलब ही यही है कि यूक्रेन को लंबे वक्त तक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। पुतिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत मैक्रों के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में सारी लड़ाई ही इस बात की है कि यूरोपीय देश वहां अपनी सेना नहीं भेज सकते। अगर यूरोपीय देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो रूसी सेना अब उनको भी टारगेट करेगी। Что касается возможных контингентов воинских в जहां तक यूक्रेन में सेनाओं की संभावित तैनाती की बात है, तो यही तो झगड़े की बुनियादी वजहों में से एक है। इसका मतलब यूक्रेन को जबरन नाटो में घसीटना है। अगर वहां किसी और देश की सेना आती है, खास तौर से जब हम जंग लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक वाजिब टारगेट होंगे। अगर ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनसे लंबे समय तक शांति बनी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यूक्रेन की सीमा में रहने की कोई जरूरत होगी, क्योंकि अगर इन समझौतों पर सहमति बन जाती है तो मैं सबको यकीन दिलाता हूं, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। हम उन सिक्योरिटी गारंटीज का सम्मान करेंगे जो जाहिर है रूस और यूक्रेन दोनों के लिए होंगी। मैं दोहरा रहा हूं कि रूस अपने वादे पूरे करेगा, लेकिन अब तक किसी ने इन बातों पर हमसे गंभीरता से चर्चा नहीं की है। во всяком случае с нами पुतिन ने बड़ी चतुराई से बात की। उन्होंने कहा यूक्रेन को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर वो नेटो में शामिल नहीं होगा, अपनी मिलिट्री पावर को खत्म करेगा, तो रूस उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा। और इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सीज फायर पर बातचीत के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया। украинская сторона хочет этой встречи. यूक्रेन के नेता मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसी मीटिंग का सुझाव दिया है। मैं कहता हूं कि मैं तैयार हूं, आइए, हम आपको काम करने और सुरक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे 100% गारंटी के साथ। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाएगा कि हम मिलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको मुलाकात के लिए वहां जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि हमसे ये गुजारिश करना गैर वाजिब होगा। मैं दोहरा रहा हूं कि अगर कोई मिलना चाहता है तो हम तैयार हैं। ऐसी मुलाकात की सबसे अच्छी जगह रूस की राजधानी और शहरों का नायक मॉस्को है। Столица Российской Федерации, город-герой Москва. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मॉस्को आने का पुतिन का इन्विटेशन ठुकरा दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को पता है कि वो बातचीत के लिए मॉस्को नहीं जाएंगे, इसीलिए ऐसा प्रपोजल दिया है। पुतिन लड़ाई खत्म करना नहीं चाहते, वो बयानबाजी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका टैरिफ है। Зустріч потрібна. Це не про бажання. मेरे और पुतिन के बीच बैठक होने की जरूरत है। ये बात इच्छा की नहीं है, ये जरूरत का मसला है। हम किसी भी तरह की बैठक के लिए तैयार हैं। ये रूस के साथ आमने सामने की बैठक हो या फिर कोई तीसरा देश भी इसमें शामिल हो, हम तैयार हैं। मुझे लगता है कि रूस ये बैठक टालने के लिए हर संभव कदम कोशिश कर रहा है। हमारे अमेरिकी साथियों ने मुझे ये बताया है कि पुतिन ने मुझे मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है। मेरा मानना है कि अगर रूस नहीं चाहता है कि ये मीटिंग हो, तो उनको बस मुझसे ये कहना होगा कि मीटिंग के लिए मॉस्को आ जाएं। रूस, यूक्रेन और यूरोप की इस खींचतान में प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। इसीलिए जब ट्रंप से पूछा गया क्या वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात करेंगे, तो ट्रंप ने बड़े अनमने ढंग से कहा, हां, देखते हैं, बात करेंगे।
After your phone call with Ukrainian President Zelensky today, do you plan to speak with Russia's President Putin in the near future? What? If you will speak with President Putin in the near future. I will be, yeah, I will be. We're having a very good dialogue. ये तो साफ है कि ट्रंप इस बात से खासे परेशान हैं कि वो पुतिन को यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए राजी नहीं कर पाए। अलास्का में पुतिन आए लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दिया। ज़ेलेंस्की को भी उन्होंने बुलाया पर कोई रास्ता नहीं निकला। ट्रंप बार बार बताते हैं उन्होंने कितनी जगह जंग रुकवा दी, कितनी जगह सीज फायर करवा दिए, पर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो यूक्रेन और रूस की जंग क्यों नहीं रुकवा पाए। इसका गुस्सा वो पुतिन और जिनपिंग के साथ साथ मोदी पर भी निकालते हैं। अब अपने देश की बात करते हैं। आज हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के कई बड़े सीक्रेट देश के सामने उजागर किए। आर्मी चीफ ने बताया कि हमारी सेना के एक्शन से ही पाकिस्तानी फौज इस कदर घबरा गई थी कि वो अपने अड्डों को छोड़कर भागने लगी थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद पहले सेना ने पाकिस्तान पर किस तरह के एक्शन का प्रपोजल दिया और फिर सरकार के आदेश पर उसमें कितनी तब्दीली की गई। तो पहले मैं आपको आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात सुनवाता हूं। जनरल द्विवेदी ने आज बताया कि हमारी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर इतना भयंकर हमला किया था कि दुश्मन की फौज में खलबली मच गई। पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की बातचीत को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें एक पाकिस्तानी फौजी अपने साथी से कह रहा था कि सारा सामान छोड़ो, पहले जान बचाकर मुजफ्फराबाद भागो। So in Op Sindoor, this was something which was an untold story. And as you are aware that by mistake when the list came out from the opposite side that how many have been given the posthumous awards, I can say that most of the credit should go to the line of control. So that is how it began. To the extent that when we got some kind of a small excerpts, it said, बहुत हुआ फाइल छोड़ो जल्दी से मुजफ्फराबाद भागो. So that was the kind of onslaught which took place. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई सारी नई बातें बताई। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना की रणनीति ड्रोन स्ट्राइक और लॉइटरिंग एम्युनिशन के जरिए सीमा के आसपास मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों और लॉन्च पैड्स को बर्बाद करने की थी। लेकिन सरकार की तरफ से यह इंस्ट्रक्शन मिला कि सरहद के आसपास नहीं, बहावलपुर और मुरीदके में मौजूद आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करना है। सरकार ने सेना को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी। सेना ने रणनीति बदली। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि बहावलपुर और मुरीदके पर स्ट्राइक ड्रोन से नहीं हो सकती थी, इसलिए एयर पावर और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में अगर हम चाहते हैं कि सरप्राइज और डिसेप्शन युद्ध में जीतने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विविधता की बात करें तो हर एक बार एक ही अगर हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें तो उसमें कभी सरप्राइज या डिसेप्शन नहीं होगा। जब पहलगाम हुआ तो हमारे पास में जो विकल्प था, जो हमारे पास था, जिसके अंदर सरप्राइज हो सकती थी, और ये जो था क्योंकि हमने बालाकोट के बाद अपनी क्षमताएं बढ़ाई थी, लॉइटर एम्युनिशन की, प्रिसिशन स्ट्राइक्स हथियारों की, तो हम लोग चाहते थे कि लोअर एयर स्पेस में लॉइटर एम्युनिशन और ड्रोन से जो है उनका इस्तेमाल करें। इससे जो है सरप्राइज भी रहेगा क्योंकि एक नई योजना रहेगी और इससे जो है तनाव बढ़ने के खतरे को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक जब हमारी बातचीत हुई पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ तो ऐसा लगा कि ड्रोन और लॉइटर एम्युनिशन से ही पूरी तरह राजनीतिक लक्ष्य पाना संभव नहीं था। भावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकवादी ठिकाने, स्पेशली भावलपुर जो कि काफ़ी फासले पे था, उसको निशाना बनाने के लिए जो एयर पावर का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए जो है हमें अपनी योजना में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी
यह छूट इसी के लिए नहीं थी, यह छूट जो है ऑपरेशनल प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज गोरखपुर में ये सारी बातें कही। गोरखपुर की गोरक्षपीठ में आज से महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ मेमोरियल लेक्चर शुरू हुआ है। इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी ने भी पाकिस्तान की बात की। योगी ने कहा, जब किसी देश में अराजकता फैल जाती है तो वो बर्बाद हो जाता है और पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। योगी ने कहा कि अंदर से खोखले हो चुके पाकिस्तान पर पहले हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की अकड़ ठिकाने लगा दी। चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी ने अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जो बताया उसका एक एक शब्द सच साबित हुआ। पाकिस्तान की फौज ने जो भी दावे किए वो सरासर झूठे निकले, बेबुनियाद निकले। जब भारत की फोर्सेस ने सबूत दिखाए, सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, तो पाकिस्तान के लोग भी मान गए कि उनकी फौज ने सिर्फ शेखी बघारी थी। उदाहरण के तौर पर उनकी फौज ने भारत के एयरक्राफ्ट को मार गिराने का झूठा दावा किया। असल में पाकिस्तान के 7 फाइटर जेट्स हमारी एयरफोर्स ने तबाह किए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि इंडियन फोर्सेस ने पूरे ऑपरेशन को रिव्यू किया है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है, कमियों को दूर किया है, और अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो इस बार इतनी मार पड़ेगी कि पाकिस्तान खड़ा भी नहीं हो पाएगा। आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी के टीचर्स को तोहफा दिया। अब यूपी के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र और सरकारी स्कूलों के सभी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योगी के इस फैसले से 9 लाख परिवारों को लाभ होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जल्दी ही
शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाएगी। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिले, शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़े, ये अच्छी बात है। इसकी मांग काफ़ी दिनों से हो रही थी। अगर स्कूल टीचर्स टेंशन फ्री होंगे, सरकार उनका ध्यान रखेगी, तो स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की तारीफ होनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव आजकल बात बात पर योगी को कोसते हैं। ओवर स्पीडिंग में अखिलेश यादव की गाड़ियों के चालान कट गए तो उन्होंने इस मामले को भी जाति से जोड़ दिया। अखिलेश ने कहा उन्हें कल ही 8 लाख रुपए के चालान मिले हैं। वो चालान तो भर देंगे, लेकिन अब वो ये पता लगाएंगे कि चालान काटने वाले पुलिसकर्मी कहीं बीजेपी के लोग तो नहीं, कहीं मुख्यमंत्री की जाति के तो नहीं। असल में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अजीत यादव नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। उसने बताया कि लखनऊ के इलाके में बेवजह उसकी गाड़ी का 20,000 रुपए का चालान काट दिया गया और उसके बाद उसकी गाड़ी सीज कर ली गई। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चालान काटने वाला जरूर मुख्यमंत्री की जाति का व्यक्ति होगा। और इसके बाद अखिलेश ने अपनी गाड़ियों के चालान के बारे में पूरी डिटेल बताई और कहा कि चालान भरने के बाद वो ये पता लगाएंगे जिसने उनकी गाड़ियों के चालान काटे वो कौन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्सप्रेस वे पर जो कैमरा ऑपरेट कर रहा है वो बीजेपी का होगा, इसलिए वो जानबूझकर उनकी गाड़ियों के चालान काटता है। यानी कि थाने में गाड़ी थी, सुल्तानपुर सिटी में खड़ी थी पिछले एक हफ्ते से, और ऐसे आदेश कराने में हमको 7 दिन लगे और बेवजह की चालान हमारी गाड़ी में कर दी गई थी 20,000 रुपए। मैं बताऊं आपको, जिसने चालान किया होगा, पैसा वसूला होगा, वो सरकार के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग होंगे। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? 20,000 की चालान है और बस। इस पर हमारे सोचो कितना चालान होगा बताओ। कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है, तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा। और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने। दयाशंकर सिंह ने कहा अगर एक्सप्रेस वे पर उनकी गाड़ी भी नियम तोड़ती है तो उनके पास भी चालान पहुंच जाता है, इसलिए
अखिलेश यादव का यह आरोप फिजूल का है कि जानबूझकर उनकी गाड़ियों के चालान काटे गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 44 लाख चालान हुआ है, तो 3 वर्षों में इनके भी गाड़ियां जो चल रही होंगी उस पर भी चालान हुए होंगे, और वो 3 वर्ष का चालान होगा और हाई स्पीड का ही ज्यादा होगा उसमें, क्योंकि कभी कभी हम लोग की गाड़ी का भी यदि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और यदि हम भी क्रॉस करते हैं तो हमारा भी चालान आता है। मैं परिवहन मंत्री हूं, लेकिन हमारा भी चालान आता है, क्योंकि ये मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। तो इसलिए उनका ये कहना ये गलत है कि जानबूझ करके या बीजेपी के कोई कर रहा है। अखिलेश यादव अनुभवी हैं, एजुकेटेड हैं, वो जानते हैं कि आजकल न कोई ऑपरेटर होता है, न कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। एक्सप्रेस वे पर हाईटेक कैमरे लगे हैं, स्पीड लिमिट सेट है, जो गाड़ी लिमिट तोड़ती है उसकी पिक्चर कैमरा कैप्चर करता है, कंट्रोल रूम को भेज दी जाती है और चालान का मैसेज गाड़ी के मालिक के फोन पर पहुंच जाता है। कैमरे को यह नहीं पता होता कि ओवर स्पीडिंग करने वाली गाड़ी किसकी है, नेता की है या किसी जाति के व्यक्ति की है। इसलिए अखिलेश यादव को अपने ड्राइवर से कहना चाहिए कि नियमों का पालन करें, ओवर स्पीडिंग न करें, चालान से भी बचेंगे, दुर्घटना से भी बचेंगे। अब बात बिहार की। आज बिहार के नेताओं ने एक और कारनामा कर दिया। कांग्रेस की केरल यूनिट ने ट्विटर पर लिखा, बी से बिहार और बी से बीडी। असल में केरल कांग्रेस के नेता जीएसटी रिफॉर्म्स को बिहार के चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन पहले सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। इसे लेकर केरल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर टोबैको प्रोडक्ट्स की लिस्ट शेयर की गई और लिखा गया कि तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और सिगार पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया, क्योंकि बी से बीड़ी और बी से बिहार। जैसे ही केरल कांग्रेस का ये ट्वीट सामने आया तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया, बिहार और बिहारियों का अपमान बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसीलिए कभी चुनाव आयोग को, कभी प्रधानमंत्री की मां को और कभी बिहारियों को गाली देते हैं। अब बिहार की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस की नकारात्मक सोच और ओछी मानसिकता का फिर एक बार उन्होंने परिचय दिया है। कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया है। गांधी परिवार की लोकप्रियता खत्म हो गई है। इससे वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें जिससे हमें फिर एक बार लोकप्रियता मिले या गांधी परिवार को जनता स्वीकार करे। इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन को गाली गलौज करते हैं, कभी कोर्टों को गाली गलौज करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी की हाल में उनकी मां के ऊपर भी। और इससे ज्यादा दर्दनीय क्या बात हो सकती है कि किसी की मां के ऊपर ऐसे ओछे तरीके से कांग्रेस वक्तव्य दे। और आज तो उन्होंने पूरे बिहार को ही इंसल्ट कर दिया। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को। इसके बाद जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की ये पोस्ट इस बात का सबूत है कि बिहारियों के लिए कांग्रेस के मन में कितनी नफरत है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो बिहारी लोगों के प्रति जो भाव है इसी से समझ आता है। कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है और इतने बड़े राज्य के बिहार के लोगों के प्रति ऐसी ईर्ष्या और घृणा की भावना है। बी से बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है। क्योंकि बीड़ी में जीएसटी घटा दिया गया तो बी से बिहारी और बी से बीड़ी हो गया। इससे समझ में आता है कि कितनी ईर्ष्या और कितनी घृणा है बिहारियों से इनके। जबकि बिहारियों ने जीरो आर्यभट्ट दिया, बिहारियों ने चाणक्य दिया, बिहारियों ने सम्राट अशोक दिया, बिहारियों ने जैन धर्म दिया, बिहारियों ने भगवान बुद्धा का पूरे दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ये सब भूल गए। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने जैसे ही इस मामले में कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस की केरल यूनिट ने
अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और बाद में अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। लेकिन तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते, जरूर किसी ने शरारत की है, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को हैक करके इस तरह की पोस्ट कर दी जिससे बीजेपी को कांग्रेस पर अटैक करने का मौका मिल सके। देखिए, ये देखना होगा कि ये जो साइट है जो केरला कांग्रेस के नाम से है वो सही है कि गलत है। कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी इस तरह का ट्वीट नहीं कर सकता है, खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से। तो हमको लगता है कि इसमें कोई जालबाजी हुई है और इसको कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। तो आप कह रहे हैं अकाउंट गलत है या आप कह रहे हैं अकाउंट हैक हो गया है? हमको लगता है हैक हो गया है या कुछ ना कुछ इसमें ऐसी बात जरूर हुई है जिससे प्लान वे में एक कोशिश की जा रही है कि बिहार में कांग्रेस को कमजोर किया जाए या उनको बदनाम किया जाए। तो सर, क्या आपने इसकी पड़ताल की? आप तो केरल के पहले महासचिव भी रह चुके हैं। अभी तक कोई पड़ताल नहीं किया है, अभी आपके जरिए इस बात की जानकारी मिली, अब पड़ताल होगी और हम सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा कि इसको हैक किया गया। चूंकि कांग्रेस के ट्वीट को लेकर बीजेपी तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठा रही है, इसलिए आज तेजस्वी यादव से जब इसको लेकर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कांग्रेस के ट्वीट से सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया। तेजस्वी ने एक लाइन में कह दिया वो इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं करते, केरल कांग्रेस की तरफ से जो भी कहा गया वो गलत है। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। आज आरजेडी के एक सीनियर नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि कांग्रेस बिहार में तेजस्वी को बर्बाद करने में लगी है, बिना बात के बिहार को बीड़ी से जोड़ दिया, मोदी की मां को गाली देकर बीजेपी को मुद्दा दे दिया। तेजस्वी ने बिहार में रोजगार और हत्याओं को अच्छा खासा मुद्दा बना दिया था, राहुल के वोट चोरी के नारों ने उसे भी दबा दिया। तेजस्वी ने राहुल को पीएम पद का हकदार बताया, लेकिन राहुल ने एक बार भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताया। ये सारी बातें बताकर आरजेडी के नेता ने कहा अभी तो ये समझ नहीं आ रहा कि राहुल का इरादा क्या है। मैं आपको पंजाब पर आई मुसीबत का हाल बताता हूं। पंजाब 50 साल की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। 23 जिलों के 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। 43 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 2 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की कमर टूट चुकी है, लेकिन भयंकर आपदा के वक्त पंजाबियों का हौसला और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा एक बार फिर दिखाई दे रहा है। गुरुद्वारों की संगतें, एनजीओज, पंजाब के नौजवान, हेल्प ग्रुप्स के साथ साथ पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी एक्टर्स, क्रिकेटर समेत तमाम सेलिब्रिटीज मुसीबत में फंसे लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी में पैदल चलकर रणदीप हुड्डा गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के पास जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। सिंगर जस बाजवा बोट में बैठकर खाना पानी और पशुओं का चारा गांव-गांव ले जा रहे हैं। मोगा में सोनू सूद और उनकी बहन राहत के काम में लगे हैं। पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी गुरदासपुर और अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। बोट्स में कपड़े, राशन और पशुओं का चारा भरकर उन गांवों तक पहुंचा रहे हैं जो पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। मिट्टी का कर्ज अदा करने में लगे ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। पंजाब के जो लोग इस वक्त घर से बाहर हैं, किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं या विदेश में हैं, वो भी मुसीबत के वक्त अपने गांव वालों की मदद के लिए पैसा भेज रहे हैं। सिंगर दिलजीत सोजान ने 10 गांव गोद लिए हैं। वो पंजाब के लिए फाइनेंशियल हेल्प जुटाने की कोशिश में हैं। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि पंजाबी कभी हार नहीं मानता। इस आपदा को भी झेलकर पंजाब एक बार फिर शान से खड़ा होगा। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत खराब है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु, गाय, भैंस मर चुके हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात खत्म हो जाएगी। जब तक उनकी जिंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं।
मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की है, सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार है, वो सब आगे आना चाहते हैं। ये जो मुसीबत है हम इससे निकल जाएंगे। पंजाब पे हमेशा मुसीबत आई है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज जो बहुत प्यारी होती है उस पर हमेशा उसको नजर लग जाती है, तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। मैं अरदास करता हूं परमात्मा के आगे कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सब भाई बहन मिलके इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो जिंदगियां दोबारा खड़ी हो सकें। मशहूर पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी अपने सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट छोड़कर कई दिन से पंजाब के बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। जसबीर जस्सी कपिल शर्मा जैसे दूसरे कलाकारों की मदद से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं। जस्सी ने कहा कि पंजाब हार नहीं मानेगा, मुश्किल बड़ी है, लोग ट्रॉमा में हैं, लेकिन पंजाब इससे भी बाहर आ जाएगा। हालांकि जस्सी ने कहा उन्हें यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग रील बनाने के लिए मदद का ड्रामा करते हैं। ये पंजाब के लोगों का, पंजाब की स्पिरिट का अपमान है। मुसीबत के वक्त ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। थोड़े नाजुक हैं हालात, मगर एक बात है कि पंजाब जो है वो चढ़ती कला का प्रतीक तो है ही। पंजाब के लोग जो हैं बिल्कुल ऐसे दीवार बन के खड़े हो गए। नेता जो हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी एक प्रॉब्लम आती है कि वो अपने रीलों के लिए, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं। हमारा जो ये एरिया है ना पंजाब, इसकी एक जो प्राइड है ना उसको कायम रखना है। इसका प्राइड ही तो दुनिया में मतलब उसकी शान है। तो कई लोग जो है ना, कई आर्टिस्ट हैं, जहाँ नेता हैं, जहाँ संस्थाएं वाले लोग हैं, वो एक पैकेट पकड़ाते हैं 150-200 रुपए का, उसकी वीडियो बनाते हैं। मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल वाला सिस्टम है कि हम लोग, पंजाब जो है उसकी शान है। पंजाब जो है वो अगर वो अंदर मर गया ना, जमीर मर गई, तो वो कल को नॉर्मल होएगा। लोग अभी थोड़ा मेले की तरह भी उसको ले रहे हैं। ये अच्छी बात है जिन्हें पंजाब ने बड़ा बनाया, वो आज मुसीबत के वक्त पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन बात सिर्फ सिंगर्स, एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन की नहीं है। पंजाब के लोगों की हिम्मत कमाल की है। फिरोजपुर में लोगों ने अपनी कोशिश से पानी का रुख मोड़ दिया। 40 गांव के लोगों ने मिलकर सैंडबैग लगाकर पानी को रोक दिया। फाजिल्का में जो गांव पानी में डूब गए हैं वो तो लोगों ने खाली कर दिए, पर जज्बा देखिए, हर परिवार का एक मेंबर गांव में रुका हुआ है ताकि अपने जानवरों को बचा सके, उनकी देखभाल कर सके। पंजाब के हर गांव में, हर इलाके में इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली की सरकार ने कुदरत की मार से प्रभावित पंजाब को पूरी मदद करने का वादा किया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात बता दूं, अब यमुना का वाटर लेवल धीरे धीरे गिर रहा है। पिछले 24 घंटों में वाटर लेवल में करीब 30 सेंटीमीटर गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसलिए जिन इलाकों से पानी भरा है उसे निकालना मुश्किल हो रहा है। यमुना बाजार, मयूर विहार फेज 1, सिविल लाइंस के कुछ इलाके, बदरपुर खादर, सोनिया विहार, गीता कॉलोनी, कालिंदी कुंज जैसे इलाकों में अभी भी कई फीट पानी भरा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सभी जिला अधिकारियों से बात करके सिचुएशन को रिव्यू किया। अफसरों को 24 घंटे हालात पर नजर रखने के आदेश दिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता दिल्ली वालों की सुरक्षा है और सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली में यमुना का जो वाटर लेवल घटा है उस सरकार की सूझबूझ और पंजाब और हरियाणा के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन का नतीजा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी कम छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के वजीराबाद बैराज से पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में पानी कम हुआ है, और ओखला बैराज से पानी ज्यादा छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यमुना का पानी यूपी में जा रहा है। इसीलिए दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल कम हुआ है।